नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले चरण में 5 बजे तक 57.08% मतदान हुआ। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि 2 चरण में चुनाव होना है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो 5 दिसंबर को होगा और उससे पहले जो चुनाव दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में हैं। चाहे सीएम योगी हो, पीएम मोदी हो, अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता सभाएं कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं और मतदाताओं को साधने की कोशिश की जा रही है। तो 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और गुजरात में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इस पहले चरण में करीब करीब 57% मतदान हुआ है। तो गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होना है। अगला चरण यानी दूसरे चरण का जो मतदान है वो 5 दिसंबर को होगा और दोनों चरण के नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तब तस्वीर साफ हो जाएगी जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। लेकिन चुनाव से पहले दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। दूसरे चरण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। कहीं रोड शो है, कहीं पे सभा है, कहीं सम्मेलन है और सबकी मंशा एक कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिनवाई जा रही, विरोधियों पर वार किया जा रहा है। तो पहले चरण का मतदान था, आज वो खत्म हो चुका है और करीब 5 बजे तक 57% से ऊपर मतदान हुआ है। 788 उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, पहले चरण का आज मतदान खत्म हो गया, बताया जा रहा है करीब 57% मतदान हुआ है, इसके क्या मायने समझे? देखिए, अगर हम बात करें तो आज गुजरात के पहले चरण की करीब 89 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और 19 जिलों में मतदान जो हुआ है 89 सीटों पर कुल 788 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज लोगों ने बढ़ चढ़ कर चुनाव इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और शाम 5 बजे तक अगर हम बात करें तो करीब 58% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का आज प्रयोग किया है। वहीं सबसे ज्यादा निजार विधानसभा सीट पर 77.87% और सबसे कम गांधीधाम में 29.89% लोगों ने वोट डाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो तमाम बातें निकलकर सामने आई। कई जगह पे ईवीएम की खराबी की भी घटनाएं निकलकर सामने आई। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी की थी और कहीं भी ऐसी दिक्कतें देखने को नहीं मिली। तो निश्चित तौर पे अलग अलग जिलों में आज वोटिंग हुई है और तापी की बात करें, डांग की बात करें, वलसाड़ की बात करें, ऐसे तमाम जो जिले हैं गुजरात के। सबसे खास बात है कि मोरबी की अगर हम बात करें, जहां पे हाल ही में पुल का हादसा हुआ है, वहां पर भी 53% से ज्यादा मतदान जो है वो हुआ है। तो निश्चित तौर पर लोगों ने गुजरात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जितने भी गुजरात के बीजेपी के दिग्गज नेता हो या कांग्रेस के दिग्गज नेता हो, आम आदमी पार्टी के सभी लोगों ने ये अपील की थी लोगों से कि वो ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं पहले चरण के मतदान में देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आज मतदान केंद्रों पर पहुंचने वाले तमाम लोगों को चुनाव आयोग द्वारा कई लोगों को प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारी की थी और उसी के क्रमबद्ध कहीं ना कहीं ये पूरी वोटिंग हुई है और छिटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन उस तरीके से घटनाएं देखने को नहीं मिली। निश्चित तौर पर एक शांतिपूर्ण तरीके से गुजरात में पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, करीब 57% मतदान हुआ। अब दूसरे चरण की तैयारी की जा रही है। दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, सभाएं और सम्मेलनों का दौर जारी है, रोड शो किया जा रहा है। आज 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। और दिल्ली से खबर है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत से जुड़ा यह मामला है, जिसमें हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत पे ईडी को नोटिस जारी किया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में मामले की 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और हाईकोर्ट में मामले की 20 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। और दिल्ली में एमबीए स्टूडेंट बिना बुलाए शादी में खाना खाने पहुंच गया। पकड़े जाने के बाद जो
कार्यक्रम करवाने वाले थे उन्होंने उससे बर्तन धुलवाए। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना के उसे वायरल भी कर दिया और इंटरनेट पे तेजी से वायरल होता ये वीडियो मध्य प्रदेश के भोपाल का बताया जा रहा है। यानी भोपाल का ये वीडियो है जहां एक युवक बिन बुलाए शादी में पहुंच गया था और यहाँ पे जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने इससे बर्तन धुलवाए। ये MBA का छात्र है और सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो काफी वायरल है। फर्स्ट ईयर में कहाँ के रहने वाले तुम? जबलपुर से। मेरे को एक बताओ तो कैसे धुलती है? और गुजरात के पाणन में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात की धरती ने देश को नई प्रेरणा दी है। इस दौरान पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल राशन दिया, गरीबों को फ्री राशन मिला। पीएम मोदी की अगुवाई में कोरोना पे काबू पाया गया, फ्री टेस्ट, वैक्सीन, इलाज की सुविधा मिली। अरावली की इन पहाड़ियों ने मध्यकाल में मुगल आक्रांताओं को नाकों चने चबाने का काम किया था। कभी भी अरावली ने दुश्मन के सामने झुकना नहीं सीखा और यही संघर्ष का यह प्रेरणा भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी निरंतर प्राप्त होती रही। आज हम सब यहां पर गुजरात विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। गुजरात की धरती ने देश की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिए और गुजरात की धरती के कारण भारत के एकीकरण के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती ने ही भारत को दिए हैं। जब भारत की राजनीति बेईमानी, भ्रष्टाचार, अराजकता और कांग्रेस के परिवारवादी राजनीति की शिकार बन चुकी थी, लोगों में आक्रोश था, राजनीति के प्रति अविश्वास था। उस कालखंड में गुजरात ने 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी भी गुजरात की धरती ने भारत को। और सीएम गहलोत ने बीकानेर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में मेगा जॉब फेयर के अंतिम दिन युवाओं को संबोधित किया। इसमें कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की तरफ से आयोजित फेयर में उन्होंने कहा कि युवाओं को राजकीय और निजी क्षेत्र में रोजगार प्रदान कराना हमारी प्राथमिकता है। और हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान में 11 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, जिनसे राज्य में 10 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। सरकार द्वारा अभी राजकीय क्षेत्र में 1.35 लाख नौकरियां दी जा चुकी हैं और लगभग 1.25 लाख जो नौकरियां हैं वो प्रक्रियाधीन हैं। इसके अलावा 1 लाख नौकरियां और देने की घोषणा की गई है। ये भी वॉलंटियर इसमें लगे थे। हम उम्मीद करते हैं 30-40%, 50% का जाए, तब भी हम समझेंगे कि हमारा प्रयास सफल रहा। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं आपको कह सकता हूँ कि जो कदम हमने उठाए हैं यहाँ पर वो भी गुरु गंवाने के लिए आवश्यक है। आज महंगाई का जमाना है, हम चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से हर परिवार के अंदर जो है कुछ सेविंग हो। चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हासिम राजा के लिए चुनाव प्रचार अखिलेश यादव करते नजर आए। अखिलेश यादव, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव प्रचार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया और अखिलेश ने बीजेपी सरकार पे तंज कसा और कहा ये लोग वोट की ताकत से सत्ता में आए हैं, वोट की ताकत से ही बाहर जाएंगे।
लखीमपुर में गाड़ी से रौंदकर किसान की जान ले ली गई। आप ये चुनाव जिताएं, बीजेपी की सरकार नहीं बचेगी। अखिलेश यादव ने इस बात का भी जिक्र किया। तो यूपी के डिप्टी सीएम सिपाही का ट्रांसफर नहीं करा सकते हैं, हम ऑफर देने आए हैं, हमारे 100 विधायक ले जाओ, सरकार बनाओ। आजम खान को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा मिल रही है। अखिलेश यादव ने इन तमाम बातों का जिक्र करके सरकार को घेरा। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? डिप्टी सीएम ने क्या रखा है बताओ? जो अपने विभाग के एक सीएमओ डॉक्टर का ट्रांसफर न कर पाए, वो डिप्टी सीएम है। एक दूसरे डिप्टी सीएम है, उनका विभाग बदल दिया, और जिस विभाग में वो मंत्री बने उस विभाग का बजट ही नहीं है। हम तो उन्हें ऑफर देने आए हैं, हम ऑफर देते हैं हमारे 100 विधायक पूरे आपके साथ, जब चाहो तब मुख्यमंत्री बन जाओ, हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। ये जो दो नेता बहुत बुरे हो सकते हैं, मेरे जैसे, मुझसे भी ज्यादा बुरे, लेकिन आप लोग तो अपने आप को वहां मत खड़ा करो जाना, हम खड़े हैं। अगर हम करप्ट हो जाएंगे तो देश को बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? आने वाले वक्त में हर शहर में एक चोर पैदा होगा, एक डकैत पैदा होगा मेरी तरह। चोरी की दफाएं नहीं लगी हैं, डकैती की लगी हैं, जिसमें उम्र कैद हो सकती है। पहले मुकदमे में सजा हुई है सबसे ज्यादा, वो मुजरिम खड़ा है, तुमसे कुछ मांगने आया है। तुमने पार्लियामेंट के इलेक्शन में मेरा मुंह काला करा दिया, मुझे जीने का नहीं छोड़ा, और अंजाम ये हुआ कि मेरी सदस्यता भी चली गई। अब पूरी दुनिया ये देखेगी कि 5 तारीख को आप डरते हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप, हो सकता है आपका लहू बहा जाए, हो सकता है आपके रास्ते रोक दिए जाए, आप रोटी खाते हैं कुदरत में। खबर रांची से है, जहां झारखंड कैडर के 4 आईएएस अधिकारियों को यहां पे पदोन्नति दी गई है और सचिव रैंक से प्रधान सचिव बनाए जाएंगे। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में प्रमोशन की मंजूरी मिली है और सीएम हेमंत सोरेन ने सहमति दी है। अनुशंसा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेजी जाएगी, इसके बाद अधिसूचना जारी होगी। तो सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर सहमति दी है। अनुशंसा केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय को भेजी जाएगी और इसके बाद अधिसूचना जारी होगी। मुंबई के खार में सड़कों पर एक कोरियाई यूट्यूबर महिला के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कोरियन महिला अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही थी। रात करीब 8 बजे के आसपास एक युवक ने उसे जबरन पकड़ने की कोशिश की और महिला ने अपने ट्विटर हैंडल से मुंबई पुलिस से मदद मांगी है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक लड़का जबरदस्ती महिला का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। नालंदा जिले के ट्रैक्टर और ट्रक चालकों ने ओवरलोडिंग रोकने का संकल्प लिया है। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने के लिए गांधीगिरी करने का फैसला किया है। सदस्यों का कहना है कि फूल देकर ओवरलोड करने वाले ट्रैक्टर मालिक और चालकों को समझाएंगे, इसके बाद नहीं माने तो खनन विभाग और परिवहन विभाग को सूचना देकर उन पर कार्रवाई करने की प्रार्थना करेंगे। नालंदा जिला ट्रक और ट्रैक्टर्स ऑनर्स संघ के जिला अध्यक्ष दिवाकर यादव ने बताया कि ओवरलोड करने पर हर समय पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई का डर बना रहता है। और बिहार के सासाराम के चंदन पहाड़ी पे स्थित सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का ताला खोल दिया गया है, जहां
सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है और मजार कमेटी के लोगों ने उसकी चाबी एएसआई की टीम को सौंप दी है। बता दें कि सम्राट अशोक के लघु शिलालेख पे अतिक्रमण कर लिए जाने का मामला था, जिसके बाद बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सासाराम आकर इसके मुक्त कराने के लिए धरना दिया था, जिस पर जाकर राजनीति भी काफी हुई थी। जो ताला अभी आने के बाद जो है ना खोल करके दिखाया गया आप लोगों को, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पहले जो है ना खुला रहता था। उसके बाद जो है ना इसमें तरह तरह का जो है ना लोग चरवाहा वगैरह आकर के इसको नुकसान पहुँचाता था। लड़का लड़की वगैरह का मामला जो आजकल ज़माने में चल रहा है, इस तरीके से यहाँ लोग गंदा काम करते थे। इस सब चीज़ को देखते हुए, इसकी सुरक्षा को देखते हुए हमने इसमें गेट लगा के इसमें ताला बंद कर दिया, ताकि एक ऐतिहासिक धरोहर को कैसे बचाया जाए, इस ऐतिहासिक धरोहर को हमने बचाने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ के लोग इस पर राजनीति करने लगे। जब तक ये खुला हुआ था कोई इस पर राजनीति नहीं हो रही थी, कोई विभाग इस पर नहीं सामने आ रहा था। लेकिन जब से हमने इसका सुरक्षा किया, ताला लगाया, उसके बाद राजनीति जो है ना इस पर होने लगी। जब लोग कहते हैं कि इस पर जो है ना मजार बनाया गया, इसको अतिक्रमण किया गया, जबकि बिल्कुल गलत बात है। इसका सुरक्षा किया गया है। मजार नहीं, ये पहले चिरागदान था और चिरागदान है और चिरागदान रहेगा। पहले भी चिरागदान था। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ऐसा उनको नहीं करना है। चिरागदान क्या होता है? चिरागदान ये होता है कि जो यहाँ बाबा का मज़ार होता है, जहाँ आस्था होता है, वहाँ एक बैठ करके वो लोग अपना इबादत करते हैं, वहाँ रोशनी जला करके बैठ कर अपनी इबादत और रियाजत करते हैं वहाँ बैठ कर। जी जी। उसी में अपनी जो है चिरागदान को बनाया। तो अभी ताला खुली हुई है और अभी ताला इसमें खुला गया है, ताला खुला है और एक चाबी जो है आर्कियोलॉजिकल को दिया गया, एक चाबी अपने कमेटी के पास है और इसमें किसी तरीके की कोई बात नहीं है। जो ताला और बिहार के मधुबनी की पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने विस्की और उदौना ओपी थाना का एक साथ वार्षिक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान उन्होंने फरार आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ ही बिस्फी थाना अध्यक्ष को भारी मात्रा में शराब के साथ कई लोगों को गिरफ्तार करने के मामले में बधाई दी। साथ ही ठंड के मौसम को देखते हुए रात में गश्त और रोको टोको अभियान चलाने का बड़ा निर्देश भी दिया। का वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। इसमें थाना के जितने भी अभिलेख होते हैं उसकी विस्तृत तौर पे रिव्यू किया गया है, जिसमें अपडेट है कि नहीं सारे रिकॉर्ड्स थाने के, उसको हम लोग देख रहे हैं। उसके अलावा जो थाने का साल भर का परफॉर्मेंस है उसके बारे में बहुत विस्तृत तौर पे सभी आईओ के साथ, सभी जो थाना के स्टाफ है उनके साथ रिव्यू की गई है। और ख़ास करके जो पेंडिंग केसेज हैं उसकी वो क्यों पेंडिंग है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है, उस पर बहुत विस्तृत तरीके से हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और जो पेंडिंग वारंट और कुर्की है उसकी भी जल्दी से जल्दी निष्पादन के लिए निर्देशित किया गया है। और रामगढ़ एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा गोबरदहा स्थित ईट भट्टा में छापेमारी अभियान चलाया गया। इंस्पेक्टर सुशील कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि भट्टे में अवैध कोयला लिया जा रहा है और इसको लेकर आज यहां पे छापेमारी की गई। 15 टन अवैध कोयला भी जब्त किया गया है। वहीं पुलिस की छापेमारी अभियान से जहां ईट भट्टा मालिकों में हड़कंप है, वहीं संचालन को लेकर जहां प्रत्येक वर्ष मैनेजिंग कर सुचारू रूप से भट्टे के संचालन के लिए कार्य किए जाते रहे हैं, वहीं इस छापेमारी अभियान से हड़कंप मचा हुआ है। और झारखंड के धनबाद जिला में गुप्त सूचना के आधार पर अंतर्गत निरसा विधानसभा के पंचायत ओपी अधीनस्थ जामदेही के समीप छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। इस दौरान लगभग 110 टन कोयले का अनुमान लगाया जा रहा है और जामदेही स्थित मां काली कोल ट्रेडिंग नामक कोल डिपो से रोजाना रात के अंधेरे में लगभग 10 से 15 ट्रक कोयला खपाया जा रहा था। और रांची में आपने फ्लावर पार्क या फूड पार्क के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। एक ऐसा पार्क जहां लोगों के रोजगार का सृजन हो रहा है, एक ऐसा पार्क जहां सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, जो ग्रामीणों के वर्तमान से लेकर भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहा है। सरकार की इच्छा शक्ति और ग्रामीणों की मदद से मनरेगा की 37 से ज्यादा योजनाएं आपको इस पार्क में दिख जाएंगी, जिसकी सिंचाई कूप, दीदी बाड़ी, वर्मी कंपोस्ट और कई दूसरे
जो हैं वो संचालित हैं योजनाएं और यहां धरातल पे ये उतर चुकी हैं। बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें अभय चौटाला भी मौजूद रहे। युवाओं को संगठन में नियुक्तियां देने का प्रस्ताव इसमें दिया गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा विरोधी नीति पर सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ोतरी निर्धारित नहीं करने पर भी सरकार को घेरा गया। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में इनेलो उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर धन्यवाद प्रस्ताव भी लाया गया। बैठक की अध्यक्षता इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने की। और सोनीपत में 2 से 4 दिसंबर तक आयोजित होने वाले गीता जयंती समारोह की तैयारियां प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं और संपूर्ण शहर में दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण से संबंधित श्लोक और मनमोहक पेंटिंग दिखाई दे रही हैं। गीता जयंती की नोडल अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट डॉक्टर अनमोल ने बताया कि सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और शहर में गीता जयंती के अंतिम दिन शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी और संपूर्ण शहर गीता के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। और मुंबई में बेस्ट बस से यात्रा करना अब और भी सस्ता हो गया है और इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट ने नई सुपर सेवर योजना की घोषणा की है। मुंबईकरों को चलो ऐप की नई स्कीम की सौगात दी है और बेस्ट के एक अधिकारी ने कहा कि नई योजनाएं मुंबईकरों को दैनिक टिकट पे न्यूनतम 20% और अधिकतम 34% की छूट प्रदान करती है। ये योजना बेस्ट चलो ऐप और बेस्ट चलो कार्ड दोनों पर उपलब्ध है। और मुंबई में मलाड मस्ती इवेंट का आयोजन किया गया। इस इवेंट में फिल्मी सितारे रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख और वरुण शर्मा जो हैं वो यहां पे रहे। इसके अलावा फैजल शेख और गणेश आचार्य जैसे कई सेलिब्रिटी यहां पे पहुंची। बता दें कि विधायक असलम शेख ने कहा कि मलाड मस्ती इवेंट का मुख्य उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ परिवारों को जोड़ने और बाल शोषण के बारे में जागरूकता फैलाना भी है। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एक नया पार्टनर खोजा है। उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर के साथ करीब करीब हाथ मिला लिया है और सीएम एकनाथ शिंदे भी पीपल्स लिबरेशन पार्टी के जोगेंद्र कवाड़े और उनके बेटे जयदीप कवाड़े से अपने वर्षा बंगले में मिल चुके हैं और इस मुलाकात के बाद ही कई तरह के मायने निकाले जा रहे थे। तो एक तरफ मधुबनी अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है तो दूसरी तरफ मधुबनी के एसडीओ पे कृषि अधिकारियों को पीटने का लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। एसडीओ की दबंगई के खिलाफ कृषि विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मधुबनी में अवैध खाद गोदाम में सदर एसडीओ अश्विनी कुमार के नेतृत्व में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जिला कृषि अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों अधिकारियों के बीच में नोकझोंक हुई थी। बिहार के कटिहार में साप्ताहिक निरीक्षण में डीडीसी सौरभ सुमन यादव और डीआरडीए डायरेक्टर ने कोड़ा प्रखंड के मधुरा पंचायत को पहुंचे, जहां सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं का जमीनी जायजा लिया। इस दौरान वार्ड नंबर 2 में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंच के बारीकी से यहां के कामों को देखा गया, जायजा लिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।